नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे विक्रम रंधावा, फॉर्मर एमएलसी और बीजेपी के कद्दावर नेता, और लद्दाख की सियासत को भली भांति जानते हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया विनोद जी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकल इकाई ने स्टैंड लिया है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे लद्दाख खित्ते में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हम संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूरे लद्दाख खित्ते में बड़ी मजबूती से हैं। हमारे पास लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ है। 10 वर्ष की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, फिर जो बेनिफिशरीज, जितने लोगों को बेनिफिट केंद्र सरकार की योजनाओं का हुआ है, उनके बीच में कार्यकर्ताओं का उत्साह। हालांकि करगिल ने ये जो इस बार मोडस ऑपरेंडी चली है, ये कितना उसमें कामयाब होते हैं ये तो वक्त आने पे बताएगा। पर मुझे लगता है कि लद्दाख खित्ते का वोटर जो है वो बहुत समझदार है। वो कभी भी, ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये कोई स्थानीय चुनाव नहीं है। ये ना तो विधानसभा का चुनाव है, ना हिल काउंसिल का चुनाव है, या स्थानीय मुद्दों को लेकर रंजिशें निकाली जाती हो। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। केंद्र सरकार को चुनना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मैंने देखा है कि लेह हो या करगिल हो, लोगों के दिलो दिमाग में बहुत स्नेह है। और स्नेह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो इसलिए भी है कि उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, एक प्रधान सेवक के दौरान बेहतरीन कार्य किए हैं। और लद्दाख खित्ता जो हमेशा कट ऑफ रहता था दुनिया से, उस पूरे दुनिया के साथ इसको जोड़ने का प्रयास किया है। और अनेकों ऐसे काम जो किए हैं जो हमें लोगों के बीच में जाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अलबत्ता जो प्रयास करगिल ने किया है, इनको मुबारक है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही इकलौता ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो पूरे लद्दाख खित्ते में मजबूती से स्थापित है। जी, लेकिन देखा जाए तो मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए एक लेमैन की तरह, तो आप देखिए 2 कैंडिडेट जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और एक कैंडिडेट कारगिल से, पहला ही एज उनको मिल जाता है। आप कैसे सोचते हैं, ये चुनौती नहीं है आपके लिए? ऐसा नहीं है। देखिए, वोटर जब वोट डालने जाता है तो वो कम्युनल लाइंस पर नहीं सोचता है। ये मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव नहीं है। वोटर के वोट डालने के माइंडसेट में पहले ये रहता है कि मैंने जिसको वोट डालना है वो मेरा वोट जाएगा कहाँ। अब जो करगिल से कैंडिडेट हैं, उनको वोट डाल के वोटर ये समझ सकता है कि भगवान न करे, अल्लाह न करे, ये गलती से अगर जीत के चले गए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की लगभग सरकार बनना तय है। तो इनका हश्र क्या होगा, ये कब कहाँ जाके हमारे मुतालबे उठाएंगे, ये कब जाके ले करगिल की लड़ाई लड़ेंगे, और आगे फिर वापस ले करगिल लोगों को क्या बोलेंगे कि केंद्र में मोदी की सरकार है, मेरी सुनवाई होती नहीं, जाओ जो करना है कर लो। और उस चीज़ को भली भांति वोटर जो है इस बार महसूस कर रहा है। तकरीबन 7458 के करीब जो है वो नए यंग वोटर बने हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर्स के प्रति एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके मन में एक क्रश रहता है कि मेरे जीवन का पहला वोट उस व्यक्ति को बढ़े जो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। फॉर्चुनेट ये भी है कि हमारे कैंडिडेट की छवि अच्छी है। 4 वर्ष के सीईसी के टेन्योर के दौरान उन्होंने ले के अंदर बेहतरीन तरीके से सबको इकट्ठे रख के और पूरी काउंसिल को चलाया है। विकास पूरे स्तर पे नीचे लागू हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे पहुंचाया है। और ठीक उसी तरीके से करगिल के अंदर भी अभी 6 महीने पहले हिल काउंसिल के चुनाव हुए, हमारा वोट ग्राफ बढ़ा, हमारी 2 सीटें जीती, हमारे 2 कैंडिडेट लेस देन 100 वोटों से हारे, वो वोट भी सारा क्लब होगा। तो ये सारा जब नटशेल निकलता है तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं विनोद जी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जो है वो लद्दाख पार्लियामेंट का जीतेगी। विक्रम जी, 2 अनुभव हमारे कारगिल वालों के लिए पहले भी है। 1989 में हसन खान जीते थे, 2009 में सेम स्थितियां परिस्थितियां बन के आई थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए थे और कारगिल से वो जीत गए थे लद्दाख वाली सीट पे। क्या उन अनुभवों का ये कारगिल के लोगों ने कोई महसूस नहीं किया कि उस दौरान क्या हुआ था? देखिए, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में बड़ा फर्क पड़ चुका है विनोद जी। आज का वोटर मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा वोटर बड़ा जो मेन स्ट्रीम में आ चुका है, जो दूसरी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वोटर है, उसको एहसास है इस बात का। लेकिन ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है
कि कांग्रेस की पीठ पे छुरा हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारा है, और इस बार भी 2009 वाला ये इतिहास रचने के चक्कर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गद्दारी की है। अब ये कांग्रेस के लोगों को सोच रहे हैं कि तुम लोगों ने उमर अब्दुल्ला का क्या करना है या आगा रहुल्ला का क्या करना है। कम से कम इस बात से कांग्रेस को तो एहसास होना चाहिए ना कि आपके ऑफिशियल कैंडिडेट को नेशनल कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके हरा रही है। एक होता है ना कि दबी राजनीति को चली, अनाउंस करके। कल अखून साहब जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता रहे हैं किसी ज़माने में, उन्होंने भी फारूक अब्दुल्ला को दरकिनार करके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाके इंडिपेंडेंट काउंसिल का चुनाव लड़ा था। यहाँ बड़े से इतिहास बने हुए हैं, 98 का, 2009 का आपने बताया ही है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि वोटर की जो मेंटल स्थिति है वो बड़ी स्ट्रांग है। वोटर अब इस चुनाव को ले वर्सेस करगिल या करगिल वर्सेस ले नहीं होने देगा, ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि इसका असर अनंतनाग, बारामूला और या फिर उस पर भी पड़ेगा, जिस तरीके से बैकस्टैबिंग की है? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता है तो फिर तो कांग्रेसियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं ईमानदारी से कहूँ, ये जो इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े किए हैं, इसके पीछे जो सरगना के नाते जिसने रोल निभाया वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। पहले तो महबूबा मुफ्ती को पटकनी दे दी, उस बेचारी को 5 में से 1 सीट के लायक भी नहीं छोड़ा, वो हार के उसने हिम्मत दिखाई तो खुद अपने बलबूते पे जो है चुनावी मैदान पे उतरी है। नहीं तो जो इनका इंडी अलायंस था वो दे देते रजौरी नंदरा की सीट, क्या फर्क पड़ा था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी तरह से हाशिए पे आ चुकी है, जम्मू की दोनों सीटों पे उनका कहीं वजूद नहीं था, ना ही कांग्रेसी कैंडिडेट्स की को बड़ी ज़्यादा वो मदद कर पाए हैं। कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला अपनी सीट बदल के बारामूला में चला गया, साउथ से उठा नॉर्थ में चला गया। जब इनका अपना वजूद ही हिल चुका है अब्दुल्ला खानदान का, तो मुझे लगता है इनकी फितरत जो अब्दुल्ला खानदान की रही है वो बैक स्टैब करने की रही है। अब सोचने की ज़रूरत ये है कि लद्दाख में बैठी जो कांग्रेस है वो क्या पैंतरा चलती है। अब ले के अंदर जब इन लोगों ने एनमास में रेजिग्नेशन दिया है तो मैं तो कहूँगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना चाहिए। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोगो लेने के लिए ये लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए जी। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आए, चुनाव को 15-20 दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मशीनरी का खर्चा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा होता है। आखिरकार वो लड़ाई किस लिए थी? चुनाव चिन्ह के लिए थी ना। तो इस बार फिर अब जब पार्लियामेंट की बारी आई तो चुनाव चिन्ह को उठा के दरिया में फेंक दिया। वो हो गई फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की हाल वो जा रही है पानी के अंदर, जाओ भाड़ में तुम। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल कहीं इनको डायरेक्शंस भी दी हैं, तो मैं यहाँ करगिल के अंदर हूँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, ये कह रहे हैं उसको बोलो भैया गुपकार में बैठ, तेरी बातें हम ज़्यादा नहीं मानते। ये तो इनकी सोच है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि अगर लद्दाख की कांग्रेस या कांग्रेसियों के अंदर रत्ती पर भी फितरत या करैक्टर हो संगठन का या पार्टी के प्रति कोई आइडियोलॉजी जिस कांग्रेस को लेके वो चलते आए हैं, तो अपने कांग्रेसी कैंडिडेट को वोट वो ज़रूर दे। अगर वो नेशनल ये आज़ाद उम्मीदवार को वोट देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी बिस्तरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह लद्दाख खित्ते से अब गोल है। ये भूल जाइए, आने वाले टाइम में लद्दाख खित्ते में चाहे लेह होगा या करगिल होगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाते सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। विक्रम जी, आपका बड़ा अनुभव है कारगिल को खास तौर पर लेके। यूँ तो इलेक्शन में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन आपका बड़ा अनुभव है। आप जब पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्या उनमें केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी, जो गुस्सा तो नहीं है? जो रत्ती भर भी नहीं। जी। उल्टा कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो शुक्रगुजार हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति कि इस जोजिला टनल की आड़ में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सत्ता हासिल करके 6 कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें बनाओ, हम जोजिला टनल बना के देंगे। 2014 से पहले की बात सुना रहा हूँ। आज एक बुजुर्ग आए थे बैठक में, उन्होंने मुझे बताया कि रंधावा जी इस जोजिला टनल की आड़ में और हमें ख्याली पुलाव दिखाकर 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमसे वोट ले गए, हमें बेवकूफ़ बना गए, वहाँ पे पत्थर तक नहीं अपना लगवा सके। जोजिला टनल अगर दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। और एक खाली जोजिला टनल नहीं है, यहाँ से बड़ा कठिन मार्ग है जंस्कार का। यहाँ से तकरीबन जब मैं पहली बार गया था, जब रोड नाम की चीज़ नहीं होती थी, तो 250 किलोमीटर के लिए मुझे तकरीबन 10.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ा था। आज मुझे पता लग रहा है कि अब जंस्कार जाने के लिए अभी 75% रोड का काम हुआ है,
25% पेंडिंग है। इतनी बार फुटिंग पे काम चल रहा है। हालांकि मैंने अभी वहां जाना है, मुझे लोकल यहाँ से जानकारी मिली कि रंधावा जी 5.5 घंटे में आप जसगार पहुंच जाएंगे। अरे भाई, जब एक व्यक्ति इतना कुछ दे रहा है तो एक वोटर ना शुक्रगुजार कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, करगिल का वोटर ना शुक्रगुजार नहीं है, करगिल का वोटर धोखेबाज नहीं है, करगिल का वोटर बहुत ज़्यादा समझदार है। और जो लद्दाख खित्ते को इन 5 वर्षों में, मैं खासकर करूंगा यूटी बनने के बाद, इंडिपेंडेंट वजूद लद्दाख का खड़ा हुआ है, उसके लिए तो जो आज पैदा हुआ बच्चा है, जो आज 4-5 साल का हो गया है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री का आभार कैसे व्यक्त करूं, मुझे कब मौका मिलेगा वोट डालने का। क्या विक्रम जी, रिलीजियस कार्ड का कोई इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर? देखिए, ये हर जगह राजनीति के अंदर ये चीज़ें आती हैं, आनी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि शायद वो हथियार ये आखिरी मौके पे चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के हमारे नौजवानों को बीजेपी का काम करते हुए देखा है। कांग्रेस की भी मैंने कल कुछ यहाँ लोगों का बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का ग्रुप देखा है, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इस फिरका परस्ती की राजनीति में इस बार आने वाले नहीं है। वो मैंने कहा ना, वो करगिल वर्सेस ले वर्सेस करगिल, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम और मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट इस चुनाव को नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। उनका मकसद है कि जो केंद्र में सरकार बनने वाली है, हम उसका हिस्सा क्यों ना बने, हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों केंद्र को सोचने के लिए मजबूर कर दें कि लद्दाख ने जो हमने 10 साल उनको दिया उसका शुक्रिया करना तो बड़ी दूर की बात है, एक कदम आगे भी नहीं बढ़े। तो मैं ये यकीनन कह सकता हूँ विनोद जी, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्यपद्धति, हमारा संगठनात्मक ढांचा, आदरणीय अशोक कौल जी यहाँ पर इस उम्र में भी, ठंड में, इस वक्त भी हम बाहर बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी वो बुजुर्ग एक एक पोलिंग बूथ की चर्चा कर रहे हैं। हमें तो उनसे प्रेरणा मिलती है कि एक व्यक्ति जो एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। शायद विक्रम रंधावा का कई स्वार्थ हो सकता है कि उसको पार्टी के अंदर अपनी जिम्मेवारी का पालन करना है, लेकिन वो उसके बावजूद भी एक एक बूथ की चिंता कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता की चिंता कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को टेलीफोन करके बता रहे हैं कि कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बताइए, लेकिन चुनावों में ध्यान रखिएगा, वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। तो मुझे ये सारा निष्कर्ष देख के लगता है कि 4 जून को लद्दाख खित्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता द्रास से लेकर चांगथांग तक जश्न मनाएगा। विक्रम जी, क्या आपको लगता है जो लेह और कारगिल के लोग मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं, जो 4 उनकी प्रमुख डिमांड है और गतिरोध बरकरार है गृह मंत्रालय के साथ, क्या उसका कोई असर दिखेगा आपको? देखिए, अब जिन लोगों ने इस मूवमेंट को खड़ा किया, मुझे कल जानकारी मिली कि वो विदेश में जाकर विदेशी हवा में बैठे हैं। अब क्या कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति एक मूवमेंट को खड़ा करता है, फिर वो उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे सड़कों पे बिठाकर और खुद वो विदेश की हवा खाने चला जाता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़ ए वेरी परफेक्ट सोशल पर्सन, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, अब भगवान जाने कि उनके पीछे क्या उनकी सोच थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी उनको दरकिनार नहीं किया। केंद्र सरकार ने उनकी डिमांडों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। पूरी इज्जत के साथ ये लोग दिल्ली बुलाए जाते थे, इनके साथ चर्चा होती थी, इनको पूरी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन्स होते थे, गृह मंत्रालय पूरी इज्जत देता था। अब समय लगता है, पुराने डेडलॉक है, 70 साल बाद इनको यूटी मिला। अब 70 साल बाद यूटी मिला तो भैया कम से कम 25-30 साल और संघर्ष थोड़ा करो, जो और डिमांडें हैं वो भी पूरी होंगी। अब केंद्र सरकार ने अगर यूटी दे दिया, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। इस यूटी की आड़ में इससे पहले चाहे इंडिपेंडेंट सांसद चुन के गए, चाहे कांग्रेस के सांसद चुन के गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुन के गए, उन्होंने भी इनको बेवकूफ़ बनाया कि दिल्ली में सरकार के आगे गुहार लगाऊंगा कि कश्मीरी हुक्मरानों के चंगुल से हमें बचाओ, हमें यूटी दो, लद्दाख को इंडिपेंडेंट करो। तो यूटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, जब यूटी दे दिया है तो बाकी आपकी डिमांडें उससे बड़ी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी केंद्र सरकार गंभीरता से सोचेगी। हमारा सांसद चुन के जाने दीजिए, ये जो डायलॉग चला है ये डायलॉग रुकेगा नहीं। हमारा सांसद ताशी गैल्सन एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा और डायलॉग किसी अंजाम में ये पहुंचेगा। विक्रम, ये उलटफेर कैसा हो गया? हमने सोचा था 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा तो वो लद्दाखी आवाम होगी, लेकिन इनमें आक्रोश रोज निरंतर बढ़ता जा रहा है।
देखिए खुशी तो उस वक्त मनाई भी गई थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मनाई गई थी, सेलिब्रेशंस भी हुई थी, लेकिन वो क्या कह सकता हूँ, कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर ऐसे नून का नुक्ता निकालने का कईयों का प्रयास होता है। तो ये समाज है ना, 5 उंगलियों की जैसी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि कईयों ने एक कोई लाइन पकड़ी, उस लाइन पे वो चल पड़े और शायद उसमें कुछ कामयाबी हो गई। तो उसको किस तरीके से रोकना है, उसको किस तरीके से कहीं अंजाम पे पहुंचाना है, ये गृह मंत्रालय और भारत सरकार बड़ा बेहतरीन तरीके से जानती है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ताशी गैल्सन साहब के सांसद बनने के बाद लद्दाख के लोगों की जो भी व्यक्तिगत डिमांडें हैं वो केंद्र सरकार पूरी तरह से मानेगी और इन लेटर एंड स्पिरिट इनकी ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन रखी जाएगी। देखिए फॉर्मर एमएलए भी, फॉर्मर एमपी ने भी अपनी रिजेंटमेंट शो की थी और फॉर्म भी लिया था फिल करने के लिए। क्या वो इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, कुछ उसका असर देखने को मिलता है आपको? ऐसा नहीं है विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मैंने कहा बहुत मजबूत है। ताशी गैल्सन हमारे कैंडिडेट हैं। जाम्यांग सेरिंग नामग्याल पार्टी के युवा मोर्चा के टाइम से वो 2012-13 से एक्टिव हुए थे। पार्टी ने उनके काम को आगे देखते हुए उनको काउंसलर बनाया। जब वो काउंसलर बने फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वो यूटी के भी लेके, जब स्टेट होती थी लेके प्रेसिडेंट थे। मुझे याद है 2019 के चुनावों में वो लद्दाख खिते के प्रेसिडेंट होते थे। और उसके बाद एमपी बनने का छोटी उम्र में चुनाव मौका मिल गया, और खाली मौका ही नहीं मिला, उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। लोकसभा में आज भी 5 अगस्त 2019 शाम को जो वो बोले थे वो आज रिकॉर्ड बन चुका है कि एक लद्दाख जैसे क्षेत्र से उठ के आया सांसद कितने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख रहा है और डिफेंड कर रहा है केंद्र सरकार ने जो धारा 370 को धराशायी किया है। अलबत्ता जो रिएक्शन उनकी 1-2 दिन हुई है वो लाजमी थी। वो मैं एज ए पर्सन अगर कहूँ तो मैंने अगर काम किया होगा और मैं अपने काम पे कॉन्फिडेंट रहूँगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा कि पार्टी ने कम से कम मेरे को एक बार कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपको पता है कि कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति बड़ी मजबूत रहती है। ऐसा नहीं था कि जाम्यांग सेरिंग नामग्याल की कोई कमी थी या उनकी कोई कमज़ोरी थी। बदल जो है, परिवर्तन जो है वो रिक्वायर्ड था। शायद उनको लगा कि परिवर्तन देखते हैं। दूसरा शायद सी साहब का और सख्त बेहतरीन ग्राफ वहाँ दिखा होगा, क्योंकि 3 नाम यहाँ पैनल में गए थे तो एक नाम होना था। अलबत्ता 1-2 दिन की हमारी मुशक्क़त के बाद, डिस्कशन के बाद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल साहब ने हमारे सिटिंग कैंडिडेट ताशी गैल्सन साहब के साथ मिल के एक बेहतरीन रैली लेके अंदर निकाली। और खाली रैली नहीं निकाली, जो उस दिन भव्य प्रदर्शन किया, मैंने कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू देखे। उनको ऐसे लगने लग पड़ा था कि हमारा घर टूटता टूटता बच गया। और जाम्यांग भाई ने ये चीज़ को महसूस किया कि कहीं मेरे से कुछ लोग या मेरे से जाने जाने में कोई भूल तो नहीं होने जा रही थी जिससे मैं बच गया हूँ। तो वो जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। एक राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह दोनों भाई खूब प्रचार कर रहे हैं और बेहतरीन प्रचार कर रहे हैं। जम्मू से भी हम 3-4 कार्यकर्ता यहाँ अलग अलग स्पॉट्स पे बैठे हैं, एक कोऑर्डिनेशन के लिए, एक पुश देने के लिए कि कहीं को दिक्कत आए तो गाइडेंस के तौर पर, जैसे मैंने कहा अशोक कोल जी बैठे हैं। तो ये एक बेहतरीन पूरा परिवार की तरह हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से करगिल के हमारे कुछ मोजिज लोगों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए वो पौंडीचेरी से दिल्ली और दिल्ली से ले से करगिल आए और अभी फिर तकरीबन 250 घंटे का सफ़र करके वो कश्मीर गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पार्टी की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप और पार्टी का लद्दाख का यूनिट, पूरा का पूरा यूनिट जो है इस सीट को जीतने के लिए लगा हुआ है। हम अपना 100% दे रहे हैं। अलबत्ता भगवान पे भी बड़ा कुछ निर्भर होता है। मैं तो आपके माध्यम से वोटर से आग्रह करूंगा, क्योंकि गुलिस्तान यहाँ घर घर में नॉक करता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि ले वर्सेस करगिल की लड़ाई में मत पड़िएगा, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट की लड़ाई में मत पड़िएगा। लद्दाख खित्ता एक है, उसको एक रहने दीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष कैंडिडेट को कामयाब कीजिएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के कंसंट्रेशन जो है अब कारगिल की ओर ज़्यादा रहेगी? ऐसा नहीं है।
हम पूरे के, मैंने कहा ना यहाँ 4 खित्ते हैं, लेह है, जंस्कार है, नुब्रा है और करगिल है। और हमने 2019 में ऐसी रणनीति चली थी। लेह में हमारे एक्स स्टेट प्रेसिडेंट और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सत शर्मा जी बैठे हैं। जंस्कार जो इतना मुश्किल इलाका है वहाँ पे, तो मतलब इस वक्त भी जो है -3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है दिन का भी, तो वहाँ हमारे सीनियर लीडर्स सतीश शर्मा जी बैठे हैं। नोबरा में हमारे नंद किशोर जी बैठे हैं। करगिल में मैं स्वयं बैठा हूँ और हम सब की गाइडेंस के लिए अशोक कोल जी है। तो ऐसा हम कि करगिल से हमें बड़ा खतरा हो गया है, तो करगिल को पूरा फोकस करेंगे, वो नहीं है। हमारे लिए सब खित्ते एक जैसे हैं। हमारे सांसद ने सभी खित्तों के अंदर एक विकास का, विश्वास का एक पुल बनाया है। उस पुल को जो है आगे की तरफ लेके जाना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। सीट जीत के नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, ये हमारी कोशिश है। लेकिन कारगिल का अनुभव आपको ज़्यादा है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा अनुभव कारगिल का है तो विक्रम रंधावा को है, आप पे फिर ज़्यादा उम्मीद लग जाती है। चलिए, पार्टी ने मेरे को इस लायक समझाया तो मैं ऐसे अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। कई बार तो पहले लगता था कि बीच में शायद 2-3 दिन के लिए घर जा पाएंगे। इस बार तो हमने घर वालों को कह दिया है कि अगर ठीक से सब कुछ रहा तो 21 तारीख तक पहुँचेंगे, 21 से पहले नहीं आ पाएंगे। 20 तारीख को पूरा मतदान करवा के कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ उनसे विदाई लेंगे, ताकि 4 जून को जब परिणाम आए तो जीत का जश्न मनाने वालों में हम भी हो। जी विक्रम जी, ये 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, स्टेटूट की डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट 2 MP सीट्स, यानी कारगिल की अलग हो, लेह की अलग हो। ये डिमांड को आप कैसे देखते हैं, इस डिमांड को? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये इंस्टिगेटेड की गई डिमांड हो सकती है, 2 पार्लियामेंट की सीटें। और बड़ा अजीब सा लगता है किसी वक्त सोच के भी, देश की सबसे छोटी पार्लियामेंट है लद्दाख वाली, एज पर वोटर्स आर कंसर्न्ड। 1,84,000 के करीब वोट है। ठीक है, 1,82,265 जी। 577 पोलिंग बूथ है जो हमारे 3 विधानसभाओं में कवर हो जाते हैं जी। तो एरिया के हिसाब से हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल बड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, छोटे छोटे पोलिंग बूथ है। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में वोट है, आप ये भी इमेजिन करो। लेकिन बूथ कैसे है, बूथ ग्राउंड से शायद 150 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन वो है जियोग्राफिकल वैसे बना हुआ है। अलबत्ता जो इनकी ये जो डिमांड है कि 2 पार्लियामेंट की सीटें या 6 शेड्यूल में लाना, मैंने कहा ना, गृह मंत्रालय इनकी किसी भी डिमांड को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। लेकिन समय रहता है कि भाई अब 5 साल में सब कुछ ले लोगे क्या? तो फिर जब सब कुछ दे दिया होता था 24 में, आपने कहना था अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब बीजेपी का हमने क्या करना है, छोड़ो परे बीजेपी को। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास बनाया है, सबका साथ सबका विकास का अगर हमारा नारा है तो वो केवल मात्र नारा नहीं है, वो लोगों के घर तक हमने विकास को पहुंचाया है। विकास पहुंचाकर हमने विश्वास को जीता है। तो वो जो है वो वोट में कैसे कन्वर्ट करनी है, उसको वोट में कैसे बदलना है, ये प्रयास हमारा रहेगा, ताकि 20 तारीख को अच्छा मतदान हो, हैवी मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट अच्छे वोटों से जीते। विक्रम जी, बड़ा कंसंट्रेट किया जा रहा है लद्दाख वाली सीट पर, लेकिन 3 सीटें आपने छोड़ दी। उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग किस्म की बातें चल रही हैं। आपने अनंतनाग रजौरी छोड़ दिया, आपने बारामूला और श्रीनगर, ये तीनों सीटें छोड़ दी। इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि लद्दाख को बड़ा कंसंट्रेट किया जा रहा है। जो हमारी 303 की टैली थी 2019 में, 303 को मेंटेन रखना है, ये पार्टी का पहला प्रयास था जी। और ये पिछले 2 वर्षों से शुरू हुआ है कि हमने अपना वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर पोलिंग बूथ पे 10% वोट बढ़ाना है। उसके बाद तो लास्ट में प्रधानमंत्री जी का आग्रह हुआ था कि प्रयास करो और हर बूथ पे 370 वोट बढ़ा सको, तो वो भी प्रयास कई कार्यकर्ताओं ने किया और मुझे लगता है कई पोलिंग बूथों पे हम उसको भी हासिल करने में कामयाब होंगे। ये 3 सीटें हमने 14 और 19 में जीती थी, तो तीनों सीटें, उधमपुर वाली, जम्मू वाली और लद्दाख वाली, हमारे लिए बराबर इंपॉर्टेंस की सीटें थी, इसलिए इन सीटों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया। अब फेस मैनर में था, अगर कहीं उधमपुर और डोडा, उधमपुर सीट या जम्मू की सीट का बाद में होता तो हो सकता है हम इस वक्त जम्मू में होते। बाकी बात रही नॉर्थ साउथ कश्मीर की या अनंतनाग रजौरी सीट जो नई डिजाइन हुई है, तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पे जरूर थिंक किया होगा, जिसकी कारण हम वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं कह सकता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का अगर निर्णय है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व के हर निर्णय को ईश्वरीय निर्णय मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद स्टेडियम में कहा था कि 370 में संशोधन किया है तो हमें 370 सीटें चाहिए ही चाहिए, और अब आप 303 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि 2 या तीसरे चरण का चुनाव भी अब
मुकम्मल हो चुका है। कहते हैं कि भाजपा, कांग्रेस कहती है कि भाजपा बौखलाहट में है, अब 400 पार की बात नहीं करती है। क्या कुछ बौखलाहट है? ऐसा कोई नहीं है, बुगलाट नहीं है। 303 तो मैंने इसलिए कहा था कि 303 हमने जीती थी, वो पहले रिटेन करनी है, उसके बाद अगला टारगेट 370 तक पहुंचने का है। तो आज तीसरे फेज का मतदान हो गया है और तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 283 सीटों पे मतदान हो गया है जी। मैं तो अभी ज़्यादा अर्थमेटिक तो नहीं लगा सकता क्योंकि अब ये सर्वे है, इंटरनल है, पर मेरा इनर कॉन्शियस मानता है कि 283 सीटों में से कम 175 से 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। जी, ये जो फैक्शन अलग हुआ है एमसी से, ये सुनियोजित तरीके से हुआ है? ये किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या आंकलन आप कर रहे हैं? मैं तो इसको धोखा मानता हूँ। इनकी ये कैलकुलेशन नहीं है, मैं इसको धोखा मानता हूँ समूचे लद्दाख खित्ते के साथ। आप 6 महीने पहले एक लोगों के लिए, एक चुनाव चिन्ह के लिए लड़ते हो, तड़पते हो, कांपते हो, फिर 6 महीने के बाद उसको दरिया में फेंक देते हो कि भैया बाहर में जा, चुनाव चिन्ह हमें क्या लेन देन है। आज पता लगा है कि शायद हाजी हनीफा जान साहब को केटली मिली, अब ये केटली पकड़ के घूमेंगे हल वाले। तो ये बड़ा एक, जो 6 महीने पहले जिन वोटर्स ने हल का बटन दबाया था और इनको जितवाया था, उनकी पीठ पे वार हुआ है, ये उनके साथ धोखा हुआ है। मैं तो उन वोटर से भी आग्रह करूंगा कि आप कम से कम इस बारी उन लोगों को सबक जरूर सिखाइएगा जिन्होंने हल की आड़ में आपको धोखा दिया है। जी विक्रम जी, आखिरी सवाल जी, विक्रम रंधावा को क्या लगता है, आखिरी सवाल, लद्दाख वाली सीट को लेकर, लद्दाख वाली सीट को लेकर? मेरे सिक्स सेंसेस भी कहती है, मेरे इनर कॉन्शियस भी कहता है और मेरी खुद की कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति कहती है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के ज़्यादा मार्जिन से सीट हम जीतेंगे। हम 11,000 वोट से जीते थे, इस बार हमारा मार्जिन जो है 15 से 18,000 रहेगा और हम हर खित्ते से वोट लेंगे। ऐसा नहीं कि खाली ले से वोट लेंगे, जंस्कार से वोट लेंगे, हम परकाचिक से भी वोट लेंगे, हम द्रास से भी वोट लेंगे, हम सुरू वैली से भी वोट लेंगे, हम करगिल से भी वोट लेंगे, हम तुरतुक से भी वोट लेंगे, हम नोबरा से भी वोट लेंगे, हम चांगतांग से भी वोट लेंगे। और जब ये सारा वोट क्लब होकर मशीनों से निकलेगा तो 4 जून को शाम को ज़रूर चर्चा करेंगे लद्दाख की जीत की, कामयाबी की। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।